तो चार्जेस को अगर हमें डिफाइन करना तो आई कैन जस्ट से इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो आप सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर मैं मास की बात करूं तो क्या आप मास को ऐसे बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मासलेस हो गया? बोल सकते हो क्या? नो आप नहीं सर। बोल सकते ऐसा। आप जितना भी डाइटिंग कर लो, जितना भी आप वेट लॉस कर लो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप मासलेस हो गए हो। करेक्ट? वाई? बिकॉज मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो आप उसके मास के बेसिस पे उसको डिफाइन कर सकते हो ना। या अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम भी देखो एक तरह से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम 0 हो गया। उसका वॉल्यूम आप रिड्यूस कर सकते हो, उसका वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते हो, बट आप 0 कभी नहीं कर सकते उसका वॉल्यूम। ठीक है, यस तो सर। ऐसे भी हैव सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ऐसी और भी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो टेम्परेचर। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टीज ना? यस, इट्स लाइक एन इनबिल्ट प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब आप बोल सकते हो इट्स लाइक एन इनबिल्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। करेक्ट? तो हर बॉडी का टेम्परेचर है, भले ही 0 है बट है, तो हाँ भले ही सर। माइनस में है बट है उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस बॉडी को हम टेम्परेचर, इस बॉडी का कुछ टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है ऐसा। दिस इज एब्सर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आप ऐसे समझ लो। करेक्ट? चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अब जैसे आपको मालूम होगा, इसकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बट जस्ट फॉर दैट से देखो, आपको मालूम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। देयर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे आई एम नॉट काउंटिंग एंड मेकिंग, आई एम जस्ट मेकिंग इट एट रैंडम। तो ये आपके मान लो दे सम प्रोटॉन्स एंड सम न्यूट्रॉन्स। अब जिसको आपको जो लेना ले लो। ठीक है, सम प्रोटॉन्स एंड सम न्यूट्रॉन्स। ओके, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। अब इसको ऑर्बिट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑर्बिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, ऐसा अगर मैं बताऊं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, नॉट ऑलवेज। तो इसका हाँ सर, ऑर्बिट हाँ, करें। नॉट ऑलवेज, लेकिन वो सर आयन्स डिफॉल्ट बनने के बाद नहीं ना? हाँ, ठीक है, जो भी आयंस है बनने वॉट के एवर दैट इज, बट वी नो अब वो है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, पॉइंट इज व्हाट, किसी एटम के अंदर वी हैव सम प्रोटॉन्स, अ थिंग कॉल्ड एज प्रोटॉन, एंड अ थिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, एंड अ थिंग कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर सपोज मैं अब क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप एक प्रोटॉन को और एक प्रोटॉन को पास पास में रखते हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर। और अगर आप एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन। हाँ रखते हो तो व्हाट डू यू सी? दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन को रखते हो, न्यूट्रॉन डजंट शो एनी इफेक्ट। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है डजंट शो एनी वो इफेक्ट, न्यूट्रल होते हैं सर। या बिकॉज वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। तो अभी आपको मालूम है चार्ज एंड ऑल, बट पहले के साइंटिस्ट को थोड़ी ना मालूम था चार्ज होता है। ठीक है, तो ये है ही नहीं। तो अब देखो चार्ज का कंसेप्ट डेवलप कहां से हुआ, चार्ज के जो कंसेप्ट है ये डेवलप कहां से हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको
आगे आगे थोड़ा समझ, एकदम बेसिक से समझते हैं इसको। तो देखो, पहले न्यूटन ने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिस्कवर कर लिए थे, ठीक है। न्यूटन हैज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ही हैज सेड समथिंग एटलीस्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो व्हाट वर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कोई बताएगा? Force acting on any body on earth. हाँ, तो अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्यों लग रहे हैं? जैसे अब सपोज अर्थ इज अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ अस ना, अर्थ हम लोग को क्यों अट्रैक्ट कर रही है? आपको क्या लगता है? अर्थ इज अट्रैक्टिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग इट, व्हाई इज अर्थ एबल टू अट्रैक्ट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? Or because like Earth is the center of an atom and we are attracted towards it. या बट देखो, अर्थ के पास मास है, ठीक है। Yes, sir. तो न्यूटन ने बेसिकली, अगर आप हम लोग ने फोर्स चैप्टर करा था ना, वी हैव डन फोर्स, Yes. जहां पे न्यूटन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। तो देखो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा था, मास, जो मैंने आपको बताया था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म आ रहा है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एक्सेलरेशन तो चलो ठीक है, ये हमने बनाया, बट मास जो है, मास पहले और किसने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया? गैलीलियो बोल रहा था मास, Galileo. करेक्ट। बट वो एग्जैक्टली बता नहीं पाया कि भाई मास है क्या। उसने बस बोला इनर्शिया जैसी कोई तो चीज है, ठीक है। he told something in terms of tendency of an object to be at rest or in motion like that, ठीक है। तो गैलीलियो ने पहले इनर्शिया के बारे में बोला, न्यूटन ने उसी इनर्शिया को इंटरप्रेट किया मास से, और जहां से मास से इंटरप्रेट करने का देखो एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, कि हमें पता चला कि ये जो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है ना, अर्थ हमें अट्रैक्ट करे, क्यों अट्रैक्ट करे? बिकॉज अर्थ इज हैविंग मास। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे बिकॉज इट इज हैविंग सम मास, यू नो। तो जैसे अभी सपोज आप अर्थ के मास को एम ई ले लेते हो, इस ऑब्जेक्ट के मास को एम ले लेते हो, इसके डिस्टेंस को अगर आप आर ले लेते हो, तो इनफैक्ट न्यूटन ने एक फॉर्मूला भी दिया, F इक्वल्स टू जी Sir, टाइम्स G m1 m2 upon d square या आर स्क्वायर। r square. तो देखो यहाँ पर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे फोर्स ये तो एनीवेज ये तो कांस्टेंट है आपका, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, कांस्टेंट है। बट ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा है, ये एम ई क्या, मास ऑफ अर्थ है। एम ई क्या है बच्चों? मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, कि भाई अर्थ हमें क्यों पुल कर रहा है? बिकॉज अर्थ के पास मास है, तो मास है सम क्या बोलते हैं, सम पावर लाइक फोर्स ना, जिससे हमें वो पुल कर सकता है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, अर्थ सर के अगर पास- मास जीरो Yes, हो गया yes. तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा. हाँ, मास जीरो हो गया, बहुत कम हो गया, तो फोर्स भी कम हो जाएगा। सर लेकिन मून के पास भी मास है सर। हाँ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे ना सर मैंने लेकिन मून हाँ। तो अट्रैक्ट नहीं करता जितना अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं, मून भी तो नहीं अट्रैक्ट करता भाई। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतने फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। सर नहीं, मून मून को पे मास जो है, body पर वो अरे! ग्रेविटेशनल फोर्स कम है उसका. नहीं, दोनों का इक्वल है। अर्थ जितने फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रहा है, उतने फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ जितने फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उतने फोर्स से आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ बताया था कि नहीं बताया था? equal and opposite reaction. यस, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर पर अगर हम मून पे गए तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाँ। वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हम लोग। अरे सुनो सुनो सुनो, अब आप बोले अब मून पे गए, तो अब मून पे जाओगे तो मून का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मून का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन जितने फोर्स से मून आपको अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से तो आप भी मून को अट्रैक्ट करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर मून हमारे पास क्यों नहीं आता सर? अरे वो बाद में डिस्कस करूंगा, इस क्लास में नहीं, ठीक है। वो ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप ये बोलते हो ये ऑब्जेक्ट इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, अगेन मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पर
दोनों फोर्सेस की बात करता हूँ, फोर्स 1 और फोर्स 2, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये मत समझो कि अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ मून को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, और मून का मास कम है तो मून अर्थ को कम फोर्स से खींच रहा है। नो, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला सेज हियर, ठीक है। बट पॉइंट इज नॉट अबाउट दिस थिंग। ये समझने की कोशिश करो कि न्यूटन के टाइम में उन्होंने ही काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड कि मास से कुछ फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। अभी भी ये फोर्स की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, तो हम अभी एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो न्यूटन ने बोला कि भाई मास से कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है, यू नो, मास से कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है। उसके बाद जब एटम्स का डिस्कवरी हुआ, तो अब देखो एटम्स में भी तो वही चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल, जस्ट अ सेकंड। तो एटम की डिस्कवरी के बाद भी लोगों ने सेम चीज ऑब्जर्व करी कि भाई दो प्रोटॉन को आप रख दो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक प्रोटॉन को रखो और एक इलेक्ट्रॉन को रखो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, यस, किसी का कुछ डाउट है? एग्जैक्टली होता क्या है सर? क्या? वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर होता क्या है सर चार्ज? वही तो बता रहा हूँ। अब पूरा डिस्कशन तो हो जाने दो बच्चे, फिर बाद में आप पूछो क्या होता है चार्ज, ठीक है। ओके, तो अब देखो, तो पहले न्यूटन क्या बोल रहा था? न्यूटन बोल रहा था कि भाई मास से कुछ फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, लाइक दैट, उसने कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया। तो अब जब एटम का डिस्कवरी हुआ, व्हेन दे डिस्कवर्ड एटम, हु वाज दैट पर्सन हु डिस्कवर्ड एटम? एनीवन नोस? किसने एटम की डिस्कवरी करी थी? जॉन डाल्टन। हाँ, डाल्टन सेड अबाउट एटम, बट एटम के अंदर के पार्टिकल्स की किसने सबसे पहला, कौन साइंटिस्ट? सर जे थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन वाज द वन जिसने प्लम पुडिंग मॉडल आई थिंक दिया था। हाँ सर, प्लम बट पुडिंग एनीवेज मॉडल। वी आर नॉट इनटू दैट मॉडल्स पर, अभी हम नहीं जा रहे एटॉमिक मॉडल्स पर। तो जब एटम की डिस्कवरी हुई और उन्होंने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर और एक नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर, मतलब उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया, ये भगवान पॉजिटिव नेगेटिव लिख के नहीं बनाते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, बट एनीवेज वी नो देयर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और जब आप दो प्रोटॉन्स को पास में रखते हो, सी दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और जब आप दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को रखते हो, यू सी दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो उन्होंने क्या बोला, भाई यहाँ पर एक दूसरा चीज वर्कआउट करी, ये मास की वजह से तो रिपेल या मास की वजह से तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मास की वजह से तो अर्थ में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर जो चीज का काम है वो क्या चीज है? वो चार्ज है। समझ में आ रहा है? एटम के अंदर जो चीज उन चीज को रिपेल करा रही है, जो चीज उनको अट्रैक्ट करा रही है, वो चीज है चार्ज। समझ में आया? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे वो कौन सी चीज है जो अट्रैक्शन प्रोवाइड करा रही है? जैसे अर्थ इज अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ अस, दैट्स बिकॉज ऑफ मास। प्रोटॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर, या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट्स बिकॉज ऑफ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में? चार्ज का कंसेप्ट कहां से आया? हाँ सर। समझे? तो चार्ज क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो वही चीज कर रहे हैं जो मास कर रहे हैं। मास अर्थ में मतलब अर्थ का मास क्या कर रहे हैं? हम सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही चीज चार्ज कर रहे हैं। चार्ज अगर अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। बट चार्जेस में क्या अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल उस सिनेरियो में जाओगे तो ग्रेविटेशनल सिनेरियो में केवल अट्रैक्शन होता है। अर्थ कभी आपने सुना नहीं होगा अर्थ रिपेल कर रही किसी चीज को, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अर्थ में रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। अर्थ इज अट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, यू नो, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों को? तो चार्ज एटम की डिस्कवरी से हमें क्या पता चला कि भाई प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। और ये अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों हो रहा था? चार्जेस की वजह से हो रहा था। तो वहां से ये फिजिकल क्वांटिटी केम इनटू मोर प्रोमिनेंस कि ये क्यों हो रहा है रिपल्शन या अट्रैक्शन, ये चार्जेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर फोर्स से हाँ, रहते हैं प्रोटॉन्स एक साथ, या न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब अभी देखो प्रोटॉन तो रिपेल कर रहे हैं ना, बट न्यूक्लियर में उसका ऑपोजिट करते हैं। न्यूक्लियस में वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का इंटरेक्शन है,
ठीक है, तो अभी तक कोई फोर्स की मिस्ट्री प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाया है, और इसीलिए प्रोबेबली हमने एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, फोर्स आता है क्यों, इसका जो मिस्ट्री है ना अभी तक कोई अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया। एनीवेज हम लोग क्या कर, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखो एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, लाइक चार्जेस डू व्हाट, रिपेल या अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपल, रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। या लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक विल अट्रैक्ट। तो अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे तो वो क्या होंगे, दे विल ऑलवेज, यस, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, हमेशा रिपल। रिपेल करेंगे ना। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल, व्हाट आर लाइक चार्जेस सर? लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना बच्चे, या अनलाइक मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, या निगेटिव निगेटिव हो गया, लाइक बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल, यू नो। सो लाइक चार्जेस विल रिपेल, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो और क्या प्रॉपर्टी है, सर इट कैन बी ट्रांसफर्ड। या चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, बट आई एम लुकिंग फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज। सर चार्जेस क्वांटाइज्ड। हाँ, चार्जेस आर क्वांटाइज। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे अगर आप इसका एसआई यूनिट देखो, दिस नॉट ए प्रॉपर्टी, हमने बनाई है प्रॉपर्टी, बट ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है मालूम है, चार्ज का, बिकॉज चार्ज की एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज का एक सर कूलम। एसआई यूनिट होगा। यस, एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम। कूलम्स होता है। ठीक है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे मालूम है कितने कूलम का चार्ज होता है, हाँ सर, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये raised to नंबर लिख minus लो, 19। ये नंबर लिख लो, आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। और उसी तरह एक प्रोटॉन पे कितने का, इतने ही का रहता है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन पे इतने ही कूलम का चार्ज रहेगा हमेशा। ठीक है, सर ये पॉजिटिव होगा ना प्रोटॉन का, 10 raised to हाँ 19 होगा ना? नहीं नहीं, ये माइनस ही रहता है, यहाँ प्लस नहीं हो जाता है। कैसे? अरे ये सर वो उधर क्या लिखा फैक्ट है, है। 1 e मतलब सर 1 इलेक्ट्रॉन क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहता है, एक हाँ, वो सर प्रोटॉन 1 पे। फिजिक। हाँ, हाँ, ओनली थिंग इज ये चार्ज अलग कैटेगरी में है, ये चार्ज अलग कैटेगरी का है, मतलब अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके। चलो तो ठीक, फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि which you can say is a kind of law of conservation of energy in fact. So this property states what, कि sum of all charges in the universe, sum of all charges in the universe, in this universe is कंजर्व्ड। constant, या conserved भी बोल सकते हो। हाँ सर, दे कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी Yeah. क्रिएटेड। आप चार्ज को एनर्जी क्रिएट कैन नहीं कर नीदर बी, सकते। यस, तो उसी they तरह can either be चार्जेस को भी बोल created सकते nor हो they can be आप destroyed. इसको। They can only be यस, charged. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चार्जेस कांट बी क्रिएटेड नॉर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस का आप क्रिएट नहीं कर सकते हो चार्जेस को, आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप बताओ क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट, ट्रांसफॉर्म कर ट्रांसफॉर्म नहीं, एनर्जी को ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, ये करेक्ट, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चार्जेस के केस में वी कैन ट्रांसफर इट। तो चार्जेस कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हो, यही कर सकते हो आप। ठीक है, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर भी कर सकते हो एनर्जी को आप। ठीक, ओके। सर मतलब सर यूनिवर्स में हर एक चीज में चार्ज होता है क्या? यस, हर चीज में चार्ज होता है। आई कम टू दिस पॉइंट। सर भले ही वो न्यूट्रल है, पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यस यस, होते तो ही चलो हैं इस सर। पे थोड़ी सी बात करते हैं। चार्जेस कांट बी क्रिएटेड नॉर बी तो जैसे हम जब बोलते हैं आपने स्टेटमेंट सुना होगा केमिस्ट्री में, दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना।
Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका Number मतलब of electrons is equals to number of protons. यस, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप साथ साथ में रख देते हो तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो हो जाएगा। हाँ सर। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास यहाँ पे दो प्लस है और दो माइनस है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0. प्लस माइनस नेट चार्ज जीरो हो गया। अगर तीन माइनस है और दो प्लस है तो कितना? दिस बॉडी विल हैव नेगेटिव Negative चार्ज। charge. हाँ समझ सर, रहे हो? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को सेम ही चार्ज होता है ना सर? जरूरी नहीं हमेशा। सर इसीलिए तो कैंसिल हो रहे हैं ना सर। हाँ, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को सेम चार्ज रहता है, पर बॉडी में हमेशा जरूरी नहीं है कि यू ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सपोज एक बॉडी है, इससे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से निकालिए, तो इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे ना? बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज? हाँ हाँ सर। सर. कि इनिशियली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे, दैट मेड इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अभी आपने उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, यू पुल्ड आउट सम इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंड? दिस बॉडी बिकेम पॉजिटिवली चार्ज्ड। यस, Sir, electrons are और अगर mobile. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को ही आप मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसका रीजन आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पता चलता है। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए इस बॉडी में, तब क्या होगा? Electrically negative होगा वो. Body will become negatively charged. Correct, body is going to become negatively charged ना? है ना बच्चों? है कि नहीं? हाँ सर. ओके, चलो, ओके देन, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप देखो केमिस्ट्री में भी इस तरह से देखते होगे ना, जैसे Cu2+, इसका मतलब क्या हुआ? H+ पॉजिटिवली चार्ज O2-। कॉपर में दो Positive. प्रोटॉन्स। हाँ, कॉपर में, कॉपर के एटम्स दो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए. निकाल लिए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं। हाइड्रोजन H+ का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वो भी आपने निकाल लिया। मतलब O2 सिर्फ yes, न्यूक्लियस रह गया. मतलब yes. सर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ना? हाँ, इसीलिए इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसीलिए कभी कभी देखो। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब कभी कभी H+ आयन से भी होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ सर. O2- देखो, इसका मतलब क्या? O2-, यहाँ पर आपने क्या मतलब किया? दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए. दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं आपने। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल। तो अब देखो यहाँ पर हमेशा हम इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को आप नहीं निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, या पॉजिटिव चार्ज को आप, प्रोटॉन्स आर इमोबाइल. yes. क्योंकि देखो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, मैंने ऊपर बनाया ना एटम का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में सब चीजें बहुत ही टाइटली पैक्ड है, इनको हटाना, इनको निकालना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स है देखो फ्री है, फ्री मतलब चक्कर काट रहे न्यूक्लियस का, तो इनको आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर. ओके, अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है आपके चार्जेस की, कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स वर्ड पढ़ा है, ये इसी प्रॉपर्टी से ही पढ़ा है प्रोबेबली। तभी देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है? 1.6 into 10 सर मतलब चार्ज इसका मल्टीपल होगा. यस यस यस। ठीक है, वो इसका मतलब सिर्फ 10⁻⁹ नहीं हो सकता. हाँ, यस यस यस। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनका चार्ज कितना होगा? 3.2 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग a number like this, let me write down some numbers. तो ये कितने है? ये किसका चार्ज है? ये दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? इतना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? 1.6 into 10⁻⁻19 कूल। इसी तरह अगर मैं 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालता हूं,
20 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, या चलो 3 इलेक्ट्रॉन 3.2 multiplied by 10 raised to minus 18, 18. चलो मैं 3 इलेक्ट्रॉन का निकाल लेता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, यस 4.8। 4.8 multiplied by 10 raised to minus 19. अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 64, sorry 6.4. इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन का निकालता हूँ तो सर 16 का टेबल ही बोलना पड़ेगा अभी। ठीक है। तो एनीवेज, तो पॉइंट इज व्हाट, चार्ज जो है देखो कैसे जा रहा है, 1.6 आया, फिर 3.2 आया, 4.8 आया। पर क्या आप ऐसा बोल सकते हो सर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको मैंने आधा काट दिया और फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये हाफ ई हो गया और ये हाफ ई हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्या, एटम्स की दुनिया में आप कट कर सकते हो, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकते हो, नो सर। नॉट इजी टू कट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सर ये इसलिए ना क्योंकि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सिर्फ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। हाँ सर तो मतलब पॉजिटिव और पॉइंट इज व्हाट, सुनो पहले पूरी बात सुन लो आप। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दिस कि जो मिनिमम चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन में होता है, किसी भी जो मिनिमम चार्ज आपको मिल सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे कम या इससे ज्यादा कभी नहीं रहता है। आप इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से लो, आप आयरन के एटम से लो, कॉपर के एटम से लो, गोल्ड के एटम से लो, कहीं किसी भी एटम से लो, आपको हमेशा जो चार्ज है ना, जो चार्ज है आपको वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ही मिलने वाला है। समझ रहे हो बात को बच्चों? हाँ सर। सर वो मेरा इंटरनेट गया था 5 मिनट के लिए। ठीक है, सर, ठीक है, नहीं ठीक है, पता ठीक है, इधर ठीक है। आज क्या प्रॉब्लम। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मिनिमम चार्ज हाफ में कट नहीं कर सकते, मतलब आप इस चार्ज को इससे और कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मिनिमम चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, या इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। ये जो क्वांटिटी है फिक्स करके आई, फिक्स की गई तो है। सर वो लाइक ठीक है, सर लाइक सर कैन यू प्लीज गिव लाइक सम मतलब ऐसा टेक्स्ट में कुछ तो एक्सप्लेन हाँ कर तो दो यस यस चार्जेस यस और यस, क्वांटिटीज। तो चार्जेस और क्वांटाइज्ड को आप अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सर वो पेज नंबर 99 पे दिया है इसका थोड़ा ठीक है, स्टेटमेंट। that's okay. Minimum charge that is present on an electron is how much, 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb, and it cannot be less than this or more than this. मोर हो सकता है ना मल्टीपल उसका। इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी ना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है, ऑन एन एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही रहेगा, 1.6 into 10⁻⁹ coulomb, correct, and it can't be less than this or more than this. ठीक है, मतलब हुआ जो ये है, ये एक एक क्या बोलते हैं इसका, दिस जो चार्ज किसी भी बॉडी पे रहेगा वो इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ का। ठीक है ना, समझ में आया ना? हाँ सर। सर चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख लो इसको। तो क्या प्रॉपर्टी दी है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है ना, चार्ज इज, तो अब इसके लिए आपको रिलेटिविटी के बारे में पता रहना चाहिए। सर व्हाट इज रिलेटिविटी? हाँ, तो रिलेटिविटी क्या बोलता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करोगे तो आपका मास लूज हो जाएगा, या योर मास विल नॉट बी द सेम व्हेन यू आर इन मोशन। समझ में आ रहा है? दिस कम्स इन रिलेटिविटी। अब ये मत पूछना सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, जब आप बहुत हाई स्पीड से मूव करते हो तो आपका जो रेस्ट मास है वो अलग होता है, और जो आप हाई स्पीड में मूव कर रहे हो वो वाला मास अलग होता है। ठीक है, ओके, तो उसी तरह से ओके सर। अब ये मत पूछना कैसे होता है, करे अभी वो समझ भी नहीं पाओगे आप कैसे होता है,
तो उसी तरह चार्ज जो होता है ना, इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है टाइम जो टाइम भी रिलेटिव है आपके लिए। मैंने बताया था आई थिंक आपको कंसेप्ट, अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करोगे तो टाइम आपके लिए 0 हो जाएगा, मतलब टाइम आपके लिए बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। दैट कम्स एज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी व्हिच वाज गिवन टू अस बाय आइंस्टाइन। तो चार्ज में क्या ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज जो है वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मतलब वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो रिलेटिविस्टिक मतलब मैकेनिक्स। वो रिलेटिविटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता ना। यस, वो जैसे मास आपका रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट हो जाएगा। मास वेरिएंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब कोई चीज अगर मोशन में है तो उसका मास मैंने बताया आपको चेंज करेगा बहुत हाई स्पीड में। डेफिनेटली ये जो इफेक्ट है आप बहुत हाई स्पीड में इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। प्रोबेबली अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करोगे तो आपका मास ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। सर कम होगा तो फिर वो कहा जाएगा सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। एनर्जी में ऐसे बोलते कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन E = mc², वो वहीं से उसी सब चीजों से आ रही है वो, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि जो मास है वो रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है, मतलब अगर मास को आप हाई स्पीड से लेके जाओगे तो क्या होगा, वो वेरी करना स्टार्ट कर जाएगा, मास विल स्टार्ट वेरी। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता, चार्ज जो है वो हाई स्पीड में वेरी नहीं करता है, इसलिए उसको बोला गया चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। तो एनीवेज दिस वाज ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं। ये जो ये वाली जो प्रॉपर्टी ना इंट्रिंसिक वाली, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये ध्यान, एक क्वांटाइज वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ ऑल चार्जेस इज कांस्टेंट, मतलब चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। किसको ट्रांसफर कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो। और क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो एसआई यूनिट कूलम्स, तो ये सब प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखना, हाँ बच्चों, ठीक यस है। सर। सर क्यू क्या होता है? चार्ज को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल क्यू से, इस सिंबल से क्यू, ठीक, ओके। सर अभी